किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों अब रबी और खरीफ के साथ साथ जायद की फसलें भी लेते हैं। इन फसलों में तेज गर्मी, शुष्क हवाओं के साथ साथ सूखा सहने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर देखा जाए तो हम जायद की फसलों को लेते भी इसीलिए हैं ताकि खेत खाली ना जाए और इसके साथ साथ हमारी आय का स्रोत भी निरंतर बना रहे। इसलिए आज हमने सोचा क्यों ना हम आज इन्हीं फसलों की बात करें। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि जायद की फसलों में इस समय कौन कौन से रोगों और कीटों का खतरा बना रहता है और इनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। साथ ही हम बात करेंगे मूंगफली की खेती के विषय में भी। तो ढेर सारी बातें करनी है आज आपके साथ, तो आइए बिना समय गंवाए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसानों की उन्नति के लिए सरकार प्रतिबद्ध। धान की खेती में उपयोगी पडलर, जैविक बीज उपचार के फायदे, खेतों की गहरी जुताई लाभदायक और आम में संतुलित पोषण प्रबंधन। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि आज़ादी के बाद से यह पहली सरकार है जो खेतीबाड़ी के विकास के साथ किसानों के आर्थिक उन्नयन के बारे में न सिर्फ विचार कर रही है बल्कि किसानों की उन्नति के लिए धरातल पर ठोस कार्रवाई भी कर रही है। श्री सिंह ने यह बात विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के एग्री मार्केटिंग मंत्रियों की बैठक में कही। श्री सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाए और किसान विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बने। यह तभी संभव है जब केंद्र एवं राज्य सरकारें एक साथ मिलकर काम करें। पडलर धान की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी कृषि यंत्र है। इस यंत्र द्वारा जुताई के बाद खेत में 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरकर मचाई कार्य किया जाता है, जो कि धान की फसल में रोपा पद्धति के लिए आवश्यक होता है। उन्नत पडलर का उपयोग खरपतवारों को नष्ट करने, पानी का जमीन के अंदर ज़्यादा रिसाव को कम करने एवं धान के पौधों की रोपाई हेतु उपयुक्त परिस्थिति बनाने के लिए किया जाता है। पडलर को पशु चलित यंत्र एवं ट्रैक्टर द्वारा चलाया जा सकता है। इस यंत्र का उपयोग मुख्य रूप से धान उत्पादक क्षेत्रों में किया जाता है। अच्छी फसल के लिए जो बीज खेत में डालते हैं उस बीज को पहले संस्कारित कर मिट्टी में डालिए। 1 किलो किसी भी देशी गौमाता का गोबर, 1 किलो मूत्र ले लीजिए। गोबर और मूत्र को आपस में मिलाकर इसमें 100 ग्राम कलई चूना मिलाना है। उस चूने के पत्थर को एक दिन पहले 2 से 3 लीटर पानी में डाल दीजिए। रात भर में पानी गर्म हो जाएगा, फिर वो चूना शांत होकर नीचे बैठ जाएगा। फिर इसको घोल लीजिए। फिर इस 2 से 3 लीटर चूने वाले पानी को गोबर और गौमूत्र वाले पात्र या बर्तन में डाल दीजिए। गोबर गौमूत्र 100 ग्राम चूने में जितना घोल तैयार होगा उसमें अच्छे से बीज को डाल दीजिए। बीज को इसमें 2 से 3 घंटे डालकर रखिए। छांव में बीज को सुखाने के बाद इसको खेत की मिट्टी में लगा दीजिए। कृषक भाई, रबी फसल कट चुकी है, खेतों की गहराई जुताई करें। खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 30 सेंटीमीटर गहराई तक करें ताकि ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। जो किसान भाई गहरी जुताई नहीं करा सकते हैं वह पंजा कल्टीवेटर से जुताई कर सकते हैं। गहरी जुताई करने से सूर्य के तापमान से मृदा का प्राकृतिक उपचार हो जाता है। मिट्टी का तापमान वातावरण के तापमान से हमेशा 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहता है। खेत की गहरी जुताई करने से उसमें उपस्थित हानिकारक कीटों के अंडे, प्यूपा एवं रोगों के रोगाणु जनक जैसे फफूंदी, नेमेटोड आदि मिट्टी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जो कि अधिक तापमान के कारण नष्ट हो जाते हैं। आम में आंतरिक ऊतक क्षय विकार की चरम अवस्था में फल फट जाते हैं। इस अवस्था पर आम के फल के ऊपर से नीचे तक लंबवत फट जाते हैं तथा फल की गुठली बाहर से ही दिखाई देने लगती है। यह विकार मिट्टी में मुख्यतः बोरान की कमी से होता है। दशहरी के बाग में यह विकार ज़्यादा होता है। फलों के मटर के आकार की अवस्था पर 15 दिन के अंतराल पर 6 से 8 ग्राम प्रति लीटर बोरेक्स का 2 या 3 बढ़नी छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव।
अजयगढ़ में न्यूनतम 1,625 रुपए, अधिकतम 1,630 रुपए। भिंड में न्यूनतम 1,500 रुपए, अधिकतम 1,590 रुपए। इछावर में न्यूनतम 1,471 रुपए, अधिकतम 1,890 रुपए। नसरुल्लागंज में न्यूनतम 1,480 रुपए, अधिकतम भाव 1,753 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। गोरखपुर में न्यूनतम 2,780 रुपए, अधिकतम 2,800 रुपए। काला पीपल में न्यूनतम 2,650 रुपए, अधिकतम 3,100 रुपए। खरगोन में न्यूनतम 2,700 रुपए, अधिकतम 2,770 रुपए। खातेगांव में न्यूनतम 2,000 रुपए, अधिकतम भाव 2,901 रुपए रहा। धान के प्रति क्विंटल भाव। खरगोन में न्यूनतम 3,100 रुपए, अधिकतम 3,200 रुपए। नसरुल्लागंज में न्यूनतम 4,800 रुपए, अधिकतम 5,485 रुपए। सतना में न्यूनतम 4,500 रुपए, अधिकतम 5,650 रुपए। श्योपुर कला में न्यूनतम 2,730 रुपए, अधिकतम भाव 2,800 रुपए रहा। कृषि महोत्सव खेती को लाभकारी बनाने के लिए व्यापक अभियान प्रदेश के समस्त जिलों में 15 अप्रैल 2017 से जारी है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। इस अभियान का मुख्य अंग है कृषि महोत्सव। किसानों से जुड़े सभी विभागों की है भागीदारी। सबको मिलेगी योजनाओं की जानकारी। पंचायत स्तर पर किसानों की आय दोगुनी करने की कार्य योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ। मिट्टी की जांच के निशुल्क मृदा स्वास्थ्य पत्रक। जैविक खेती के तरीकों की प्राप्त होगी जानकारी। सीखेंगे कैसे नियंत्रित हो कीट और पौधों की बीमारी। दूध उत्पादन में वृद्धि के उपाय। फल फूल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाने के साथ गुणवत्ता बढ़ाने की तकनीक। बूंद बूंद से अधिक उत्पादन की योजना होगी साकार। टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई की योजना का होगा प्रसार। हर जिले को मिलेंगे नए कस्टम हायरिंग केंद्र। कृषि यंत्रों और तकनीकी बदलावों को सीखने और प्रयोग में लाने के सुनहरे अवसर। नई और लाभकारी फसलों के साथ उन्नत किस्मों का ज्ञान, प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ, मेले और साथ ही अपनी समस्याओं के त्वरित निदान। किसानों को खुशहाली, गाँव का विकास। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की।
किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि कृषि में रोग एवं कीटों का खतरा बना रहता है और इस समय जायद की फसलें हमारे खेतों में लगी हुई हैं और इनमें अभी रोग और कीटों की संभावना बनी हुई है। तो इनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, आइए जानते हैं। हमारा देश में, भारत में इस समय दलहन विकास पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। उसमें जैसे कि हमारे यहाँ का फसल चक्र गेहूँ, धान के बाद गेहूँ के बाद मूंग, और मूंग का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हम उसमें हमारी कुछ फसलों में जैसे करीब 50 से 60 तक हमारे कीट और करीब 15 से 20 तक करीब उसमें बीमारियों का प्रकोप होता है। लेकिन उसमें हमारी कुछ प्रमुख रूप से बीमारियां और कीट उसको प्रभावित करते हैं, जिससे उसका काफ़ी उत्पादन प्रभावित होता है। लेकिन अगर समय से उचित तरीके से उसका हम प्रबंधन कर लेते हैं तो करीब हम उत्पादन को अच्छे से बचा सकते हैं। उसमें जैसे कि प्रमुख रूप से हमारा जैसे कीट, उसमें एक सफ़ेद मक्खी आती है जो पीला मोज़ेक फैलाती है। एफिड माहू का प्रकोप होता है जो पत्तियों को काफ़ी उत्पादन को प्रभावित करती है। तीसरा, उसमें कभी फली छेदक कीट का प्रकोप हो जाता है जिससे हमारी फसल काफ़ी नुकसान होती है। दो प्रमुख रूप से उसमें रोग भी आते हैं। कभी कभी पाउडरी मिल्ड्यू का भी प्रकोप देखने को मिलता है और उसके साथ साथ में कभी कभी उसमें सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट का भी प्रकोप देखने को मिलता है जो पर्ण छेदक या पर्ण धब्बा उस पर देखने को मिलता है। तो इसमें जैसे किसान भाई हम देखते हैं कि जो सफ़ेद मक्खी रहती है ये पीला मोज़ेक की रोग को प्रभावित करती है। पीला मोज़ेक फैलता है उसके द्वारा। तो हमें ध्यान देना होगा, पहले तो हमें रोगरोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। जैसे इसमें IPM 205-7 ये एक विराट नाम से वैरायटी है। इसको अगर हम लगाते हैं तो उसमें पीला मोज़ेक का प्रकोप नहीं होता। दूसरी हमारी PDM 139 जिसको सम्राट नाम से हम जानते हैं, अगर इसका उपयोग करेंगे तो ये पीला मोज़ेक बीमारी इसमें नहीं फैलती है। और इसके बाद ये पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति हाईली रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं। इसके साथ साथ जैसे हम मेहा, हम 1, हम 12, हम 16 इस तरीके की प्रजातियों का चयन करेंगे तो इनमें बीमारियां और रोग कम आते हैं और हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो हमें विशेष तौर पे हमें ध्यान देना कि सफ़ेद मक्खी अगर प्रकोप ना करे और उसमें पीला मोज़ेक ना फैले, उसके लिए हम शुरुआती अवस्था से हमको ध्यान रखना चाहिए कि इसका हम बीज उपचार कर लें। और बीज उपचार अगर हम कर लेते हैं तो ये रोग करीब 20 से 25 दिन तक हमारी फसल को प्रभावित नहीं करता है। उसके साथ साथ अगर कहीं पे अगर रोग देखने को मिलता है तो हम एक बार स्प्रे अगर कर देते हैं तो हम अपनी फसल को इस रोग से बचाव कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं हमारे पास 2 कीटनाशक हैं बीज उपचार के लिए, जैसे थायोमेथाक्जाम 30 FS, ये 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से इस दवा से बीज उपचार कर लेंगे तो करीब 20 दिन तक हमारी फसल में पीला मोज़ेक नहीं फैलता है, उसके प्रति इसमें रोगरोधता आ जाती है। दूसरा जैसे इमिडाक्लोप्रिड 48 FS है, इससे अगर हम बीज उपचार 1.25 ml प्रति kg बीज के हिसाब से इसको हम करते हैं तो इसमें पीला मोज़ेक नहीं फैलता है। तीसरी हम बात करते हैं कि अगर रोगों की हम बात करते हैं, रोगों में जैसे सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है, इससे अगर शुरुआत में हम बीज उपचार कर लेते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 से 10 ग्राम प्रति kg बीज के हिसाब से अगर हम बीज उपचार कर लेते हैं तो हमारी फसल जो है रोग से बचाव हो जाता है। कहीं कहीं पे इसमें विल्ट की भी समस्या आ जाती है, तो ट्राइकोडर्मा विरिडी से अगर हम बीज उपचार कर लेते हैं तो इस रोग से हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जब हमारी फसल करीब 20, 22 और 25 दिन की हो जाती है तो उस समय जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL है, इसका हम अगर 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम स्प्रे करते हैं, 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो पीला मोज़ेक नहीं फैलेगा। अगर थायोमेथाक्जाम से हम करते हैं तो थायोमेथाक्जाम 25 WG की दवा आती है, उसका हम घोल बनाकर 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों ये हमारी पीला मोज़ेक जो फैलता है सफ़ेद मक्खी के द्वारा, ये हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा, हम जहाँ पे एफिड के माहू की बात आती है, माहू के लिए जैसे इमिडाक्लोप्रिड का हम इस्तेमाल कर लें, डाइक्लोरवास का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो क्लोरपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन को हम 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो हम सफ़ेद माहू के नियंत्रण से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब खड़ी फसल पे कहीं सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट अगर देखने को मिलता है तो उस समय जैसे कार्बेंडाजिम दवा आती है, कार्बेंडाजिम को 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे तो हम इन बीमारियों से अपनी फसल को हम बचा सकते हैं। अब इसके साथ साथ हमारी जैसे एकीकृत नासी जीव प्रबंधन अगर उसको अपनाते ये भी अपना लेते हैं तो हम अपनी फसल को
बचा सकते हैं। जैसे एकीकृत नासी जीव प्रबंधन में हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जैसे गर्मी की गहरी जुताई करने से क्या होता है कि हमारी भूमि जनित बीमारियां, मिट्टी जनित बीमारियां, बीज जनित बीमारियां हमारे खेत में उपस्थित रहती हैं। प्लस कुछ उसके साथ साथ जैसे कीटों की अवस्थाएं कुछ हमारे खेतों में पड़ी रहती है, जैसे अंडे अवस्था है, प्यूपा की अवस्था पड़ी रहती है, कैटरपिलर्स पड़े रहते हैं, ग्रब्स पड़े रहते हैं। तो इनको नष्ट करने के लिए हमें गर्मी की गहरी जुताई करने की आवश्यकता रहती है, जिससे हमारी भूमि सोलराइजेशन हो जाता है। और हम अब इसके साथ साथ हमें बीज उपचार करना, महत्वपूर्ण बीज उपचार करना चाहिए। इसके साथ साथ हमको जैसे सैनिटेशन करना चाहिए अपने खेत से। हमारे खेत में पुराने अवशेष पड़े रहते हैं, उनको नष्ट कर देना चाहिए। जब हमारी फसल खड़ी हो जाती है तो जैसे हमको रस चूसक कीटों के लिए, जैसे माहू है, माहू के लिए येलो स्टिकी ट्रैप, हम ट्रैप्स लगा लेते हैं अपने खेतों में। उसमें क्या होता है कि हम अंडी का तेल पीली दफ्ती पे लगा करके अपने खेत पे लगा लेंगे, नीले कलर की दफ्ती लगा करके उसमें लगा लेंगे, अंडी का तेल लगा लेंगे, ग्रीस लगा लेंगे, तो उसमें आकर के कीट हमारे चिपक जाते हैं और फसल हमारी जो है उनसे बच सकती है। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, मूंगफली हमारे भारतवर्ष की प्रमुख नकदी आय देने वाली फसलों में से एक फसल है। और जब हम बात करें मूंगफली की खेती की, तो ना केवल ये आपकी आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करती है, बल्कि इसके साथ साथ यदि आप अपने खेतों पर मूंगफली की खेती करते हैं तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी दिन ब दिन और अच्छी होती चली जाती है। और यही नहीं, क्योंकि मूंगफली एक बहुउपयोगी फसल है तो इसका आप प्रसंस्करण भी कर सकते हैं, इसके दाने से तेल निकाल सकते हैं, यानी एक पंथ और ढेर सारे काज। तो आइए आज हम बात करते हैं मूंगफली की खेती की। इसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे आज मूंगफली की फसल, जो कि मध्य प्रदेश किसान भाइयों के लिए एक परंपरागत फसल थी, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। पूर्व में ऐसा था कि मध्य प्रदेश में मूंगफली बहुत क्षेत्र में लगती थी, परंतु सोयाबीन के आने के बाद इसमें कहना चाहिए क्षेत्र में कमी आई या रुझान कुछ किसान भाइयों का कम हो गया था। परंतु अब
फिर से किसान भाइयों का रुझान मूंगफली की फसल की तरफ आ रहा है। उस समय जो बाधाएं थी मूंगफली में वो भी कुछ कम हो गई है। इसमें बाधाओं में हम मुख्य रूप से कहेंगे कि हमारे पास विकसित किस्में नहीं थी। दूसरी बात, जो गुणवत्ता वाला बीज की उपलब्धता नहीं होने के कारण भी मूंगफली में समस्या आती थी। और तीसरी बात ये थी कि इसमें जो खुदाई का जो तुड़ाई का जो खर्च अतिरिक्त पड़ता था वो सोयाबीन में बहुत सरलता था। इसलिए किसान भाइयों ने मूंगफली की जगह पर सोयाबीन की जगह मूंगफली को अपनाना चाहते हैं। उस समय मूंगफली की जगह पे किसान भाइयों ने सोयाबीन को अपना लिया था, पर आज कुछ बाधाएं कम हो गई है। तो निश्चित रूप से ऐसी समय हम ये चाहते हैं कि मूंगफली का उत्पादन आप लें और अधिक से अधिक आर्थिक लाभ की प्राप्ति आप कर सकते हैं। जो पहली बाधा जो थी उसमें इस प्रकार से उसको हमने पार किया है कि जैसे किस्म नहीं थी। हमारी पुरानी जो किस्म गंगापुरी थी या अकोला AK1224 थी, जवाहर जलगांव 24 करके किस्म थी, बहुत सारी पुरानी किस्में भी थी हमारे पास। परंतु अब जो अनुसंधान हुए उसमें खरगोन जो हमारा अनुसंधान केंद्र है वहाँ से JGN 3 है, JGN 23 नंबर है। वैसे ही ट्राम्बे से TGK 24 और TGK 37 ये 2 किस्में और आ गई हैं। तो निश्चित रूप से किसान भाई इन 4 जातियों की पुरानी किस्म को तो हम थोड़ा सा भूल जाए, पर यदि हम खरगोन से जो विकसित की गई किस्म JGN 3 और 23 नंबर 3 नंबर और 23 नंबर, वैसे ही ट्राम्बे से जो विकसित की गई है किस्म TGK 24 और 37, इन जातियों को अपनाकर विश्वसनीयता से आप मूंगफली का उत्पादन ले सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन किस्मों का यदि आप उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से पहले अभी ऐसा था कि इसको शीघ्रता से बोनी करनी होती थी, परंतु जो ट्राम्बे से विकसित की गई किस्म जो है TG 37, इसको आप देरी से भी बोनी करते हैं तब भी आपको उत्पादन अच्छा मिलता है। तो निश्चित रूप से इन किस्मों को आप अपनाएंगे और मूंगफली का उत्पादन लेंगे। सबसे बड़ी बात ये आती है कि मूंगफली में फसल का जो अंतर्वर्ती फसल में हम सलाह देना चाहेंगे। आपने महसूस भी किया होगा कि या सोयाबीन हो या मूंगफली हो, इन फसलों में जब भी हम अंतर्वर्ती फसल की बात करते हैं तो इसमें मुख्य फसल आती है अरहर। वैसे तो मूंगफली के साथ अरहर 4 कतार 2 कतार का जो अनुपात अच्छा माना गया है। उसके साथ में आप मूंगफली के साथ ज्वार ले सकते हैं, मूंगफली के साथ मक्का ले सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मूंगफली 4 कतार के साथ 2 कतार यदि अरहर ले लेते हैं तो ये बहुत अच्छा उपयोगी और फ़ायदे का है, क्योंकि अंतर्वर्ती यदि फसल हम लेते हैं और ख़ास करके हमारी छोटी जोत है तो किसान भाइयों की अलग अलग आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो हम जोखिम उठाते उसमें अंतर्वर्ती फसल हमको बड़ी सहायता करती है, क्योंकि जो होने वाला घाटा है उससे हम बच सकते हैं। निश्चित रूप से इसको आपको लगाना होगा। मैं कहना चाह रहा था आपको कि यदि हम तैयारी की बात करते हैं तो मूंगफली भी बहुत सारी फसल के तुलना में पानी को बर्दाश्त नहीं करती। तो ज़मीन हमको भुरभुरी हो, बलुई दोमट हो, जिसमें पानी का निकास अच्छा हो, ये आपके लिए बहुत फ़ायदे का हो। इसलिए जब भी ज़मीन की चुनाव की हम बात करेंगे मूंगफली के लिए तो जल निकास वाली ज़मीन आप इसका चुनाव करें। जुताई करके ज़मीन भुरभुरी हो जाए और आप समतल खेत में यदि बोनी कर दे जिसमें पानी का रिसाव नहीं हो, और हो सके तो जैसे हम ढलान वाली ज़मीन है तो निश्चित रूप से हमको जो कतारें हैं वो ढाल के विपरीत दिशा में, हमको विपरीत से मतलब जिस हिसाब से ढाल हो उसके आड़े क्षेत्र में हमको लाइन निकालनी होती है, तो कि पानी का जो रिसाव हो वो धीरे हो और अतिरिक्त पानी निकल जाए, ऐसी व्यवस्था हमको देनी होती है। अंतरण में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि यदि हम JGN 3 और 23 नंबर यदि अपनाते तो ये थोड़ी फैलने वाली किस्म है। तो इसमें निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आपको 45 सेंटीमीटर कतार से कतार और 8 से 10 सेंटीमीटर पौध से पौध का अंतर रखना होगा। परंतु यदि हम ट्राम्बे वाली किस्म को यदि चुनाव करना चाहते हैं जिसमें 24 नंबर और 37 नंबर है, निश्चित रूप से इसको अधिक सघनता से लगाकर अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। इसके लिए कतार का जो अंतरण होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर कतार से कतार और 8 सेंटीमीटर पौध से पौध का। निश्चित रूप से यदि आप रखते हैं तो आपकी सघनता अच्छी रहेगी, क्योंकि ट्राम्बे की जो किस्म है ये बढ़वार में भी छोटी होती है और जो लगने की मूंगफली जो लगने की जो उसको हम वर्जिन या बंच कहते हैं, क्योंकि सीधे पेड़ के नीचे ही झुके में लगती हैं। और जब हम उखाड़ेंगे इसको तो सारा बीज फलियाँ एक साथ उखड़ आती है और ज़मीन में कोई भी टूटती नहीं है। इसका मतलब जो हमारा पुरानी जो किस्में थी उसमें जो बिनाई का जो खर्च अतिरिक्त आता था इसमें नहीं आता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ट्राम्बे जैसी किस्म जो झुक्के वाली किस्म यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से अधिक सघनता पर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमारे इस कार्यक्रम को और किसान उपयोगी बनाने के लिए आप अपने सुझाव हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। पता आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है। किसान भाइयों, आपके पत्र हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, तो कृपया हमें पत्र लिखें। आज के कार्यक्रम में हमने बात की किस प्रकार से मूंगफली की खेती कर आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमने बात की जायद की फसलों में रोग एवं कीट प्रकोप से किस प्रकार से आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।